जिंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इतिहास गवाह है कि 99% लोग मुश्किल आने पर अपना गोल भूल जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन वो 1% जो गोल की तरफ मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए बढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। और इसी बात का उदाहरण आपको हमारी आज की मूवी पेले बर्थ ऑफ ए लेजेंड में देखने को मिलेगा। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हमें 1950 का सीन दिखाया जाता है जब ब्राजील और उरुग्वे के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नसीमेंतो है। वो रेडियो पर अपने साथियों के साथ मैच की कमेंट्री सुन रहा था, लेकिन इस फाइनल मैच में ब्राजील उरुग्वे से हार जाता है, जिससे नसीमेंतो दुखी हो जाता है और रोने लगता है। उसका बेटा डीको भी ये मैच सुन रहा था। फाइनल खत्म होने के बाद डीको अपने फादर के पास आता है और प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो ब्राजील को जरूर वर्ल्ड कप जिताएगा। डीको की फैमिली बहुत गरीब होती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डीको लोगों के जूते पॉलिश करता है। उसका पिता नसीमेंतो हॉस्पिटल में जैनिटर का काम करता है, यानी वो वहाँ पर साफ सफाई करता है, और उसकी माँ अमीर लोगों के घर में नौकरानी का काम करती है। डीको भी कभी कभी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए जाता है। डीको के गांव में छोटे बच्चों का एक फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था। डीको और उसके दोस्त बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डीको और उसके दोस्तों के पास इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए जूते नहीं थे, इसलिए वो और उसके दोस्त मिलकर चोरी करते हैं। वो लोग मिलकर एक फैक्ट्री से ग्राउंड नट्स चुराते हैं और बाद में उन्हें मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन कुछ अमीर बच्चे वहाँ पर उन्हें बुली करने के लिए आते हैं। डीको को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक अमीर लड़के को थप्पड़ मारता है। ये वही लड़का है जिसके घर में डीको की मदर काम करती है। उनके बीच झगड़ा हो जाता है। वो लोग एक दूसरे को बहुत मारते हैं। रात में जब डीको घर आता है तो उसकी मदर उससे चोट लगने की वजह पूछती है। डीको उससे कहता है कि स्कूल में उसे टीचर ने मारा है। लेकिन बाद में जब डीको अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था तभी उसका पिता उसे समझाता है कि मुझे पता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी है और मुझे ये भी पता है कि अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी तुम फुटबॉल खेलते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी अपनी माँ का दिल मत तोड़ना। डीको और उसके साथियों को ग्राउंड नट्स बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उन पैसों से वो लोग फुटबॉल खेलने के लिए जूते खरीदते हैं। डीको और उसके साथी अब तक बहुत अच्छा खेल रहे थे। वो फाइनल तक पहुँच चुके थे और फाइनल में उन्हें उन्हीं अमीर बच्चों के साथ खेलना था जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि अभी तक डीको और उसके साथियों ने बिना जूतों के ये मैच जीते थे और अब की बार फाइनल में वो लोग जूते पहनकर खेलते हैं। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही थी। उन्हें 6 गोल खाने पड़ते हैं। लेकिन दूसरे हाफ में डीको को समझ आ जाता है कि उन्होंने अभी तक जूतों के बिना खेला है और अगर उन्हें फाइनल जीतना है तो उन्हें जूते निकालने पड़ेंगे। डीको और उसके साथी अपने जूते निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। डीको और उसके साथी फाइनल नहीं जीत पाते क्योंकि वो 5 ही गोल करते हैं, जबकि उनकी ऑपोजिट टीम ने 6 गोल किए थे। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सभी लोग डीको की तारीफ करते हैं, सभी उसके लिए ताली बजाते हैं और ये देखकर डीको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस मैच को देखने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर एक क्लब का मालिक आया था। मैच खत्म होने के बाद वो डीको के फादर को अपना कार्ड देता है और उसे कॉल करने के लिए कहता है। डीको और उसके साथियों ने जिन लोगों से ग्राउंड नट्स चुराए थे वो लोग डीको और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। डीको अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। डीको और उसका एक साथी एक छोटी गुफा में छुप जाते हैं, जबकि उसके 2 और साथी दूसरी तरफ भाग जाते हैं। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से उस गुफा में पानी भरने लगता है। डीको उस गुफा से बाहर आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उससे बाहर नहीं निकल पाता। कुछ देर बाद वहाँ पर वही लोग आते हैं जो डीको और उसके साथियों को ग्राउंड नट्स चुराने के लिए ढूंढ रहे थे। वो डीको के दोस्त को उस गुफा से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस गुफा में अंदर पानी भरने की वजह से मर चुका था। इसके बाद डीको ये मानने लगता है कि उसके फ्रेंड की मौत उसकी वजह से हुई। ना ही वो जूते खरीदने के लिए कहता और ना ही उन्हें उन लोगों से भागना पड़ता। डीको अब फैसला करता है कि वो कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा।
रात में डीको का फादर उसकी माँ को वही कार्ड देता है जो उसे फुटबॉल क्लब के मालिक ने दिया था, लेकिन उसकी मदर उस कार्ड को कबर्ड में रख देती है। अगले दिन से डीको फुटबॉल की तरफ देखता भी नहीं है। वो बहुत उदास रहता है। उसके फ्रेंड्स उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुलाते भी हैं, लेकिन फिर भी डीको उनके साथ फुटबॉल खेलने नहीं जाता, बल्कि कभी कभी वो अपनी मदर के साथ जाता है और कभी अपने फादर की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उस हॉस्पिटल के पीछे एक आम का पेड़ होता है। डीको अपने फादर के साथ वहीं पर रेस्ट करता है, जहाँ पर नसीमेंतो डीको को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उसे आम के साथ फुटबॉल की तरह खेलना सिखाता है और देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और डीको बड़ा हो जाता है। अब उसकी फुटबॉल स्किल्स और इम्प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि उसके फादर उसे लगातार आम के साथ फुटबॉल खेलना सिखा रहे थे। डीको की मदर को भी समझ आ जाता है कि फुटबॉल के बिना डीको कुछ नहीं है, इसीलिए वो अपने कबर्ड से कार्ड निकालकर उस क्लब के मालिक को कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। उस क्लब के मालिक को ऑलरेडी पता था कि डीको फुटबॉल में कितना अच्छा है, इसलिए वो डीको को अपने साथ ले जाने की बात करता है। इसके लिए डीको के माता पिता तैयार हो जाते हैं। हालांकि डीको अभी तक अपने गांव से बाहर नहीं गया था, लेकिन अब वो फुटबॉल खेलने के लिए उस क्लब के मालिक के साथ दूसरे शहर चला जाता है। यहाँ पर हम सबको लगता है कि डीको का स्ट्रगल यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन दरअसल डीको का स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। क्लब में पहुंचकर डीको वैसे ही फुटबॉल खेलता है जैसे वो अपने घर में खेला करता था, लेकिन उसका कोच उसे इस तरह से फुटबॉल खेलने के लिए मना करता है और उसे अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कहता है। ट्रायल के बाद डीको का सिलेक्शन इस क्लब की जूनियर टीम में हो जाता है, लेकिन अब डीको के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि उसे अपनी टेक्निक को छोड़कर नई टेक्निक सीखनी है, क्योंकि कोच उसकी टेक्निक को गया गुजरा मानता है। इस टेक्निक को ब्राजील में झिंगा कहते हैं। डीको जब नई टेक्निक में खेलने की कोशिश करता है तो वो गोल नहीं कर पाता। उसका गेम पूरी तरह से खराब हो जाता है और इस वजह से डीको बहुत उदास होता है और एक रात वो क्लब छोड़कर रात में भाग जाता है। वो सुबह तक स्टेशन पर वेट करता है, लेकिन सुबह उससे मिलने के लिए उस क्लब का मालिक आता है। उसने डीको को रात में भागते हुए देख लिया था। वो डीको को समझाता है कि मुझे पता है इस वक्त तुम अपने आप से लड़ रहे हो, लेकिन इस तरह हार मान लेने से तुम्हारी जीत नहीं होगी। तुम्हें उस कोच को यकीन दिलाना होगा कि जिस टेक्निक को वो ओल्ड फैशन कहता है वो टेक्निक तुम्हारी पहचान है, पूरे ब्राजील की पहचान है। तुम्हें उसी टेक्निक से कोच को इम्प्रेस करना होगा। डीको उसकी बात समझ जाता है और वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है और वापस अपने क्लब में आ जाता है। अब डीको को कुछ दिन बाद एक मैच में खेलने का मौका मिलता है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और अपनी झींगा टेक्निक से कोच को यकीन दिलाता है कि उससे बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो 3 गोल करता है। लेकिन अभी भी डीको की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। वो रात में नई टेक्निक के लिए प्रैक्टिस करता था और एक दिन उसका सिलेक्शन इसी क्लब की प्रो टीम में हो जाता है। वो प्रो टीम के साथ भी उसी झींगा स्टाइल में खेलता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कुछ दिन बाद डीको घर आता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है और अब की बार वो अपनी माँ के लिए एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट भी लाया था और अपने फादर के लिए वो एक रेडियो भी लाया था। अगले दिन नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन लिस्ट आने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया 19 इयर्स था और डीको की उम्र सिर्फ 16 साल थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। डीको ये खुशखबर सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक 16 साल की उम्र में किसी का भी सिलेक्शन नेशनल टीम में नहीं हुआ था। और डीको इतिहास में ऐसा पहला खिलाड़ी बनता है जिसका सिलेक्शन 16 साल की उम्र में नेशनल टीम में हुआ था। डीको का पिता नासिमेंतो डीको को एक शर्ट देता है जिसके पीछे पेले लिखा हुआ था। पेले वो नाम है जिस नाम से डीको को सभी चिढ़ाते थे। नासिमेंतो कहता है कि अब तक लोग तुम्हें इस नाम से चिढ़ाते थे, लेकिन अब तुम्हें अच्छा परफॉर्म करके उन लोगों के मुंह बंद करने होंगे जो तुम्हें पेले नाम से बुलाते हैं, और तुम्हें पेले नाम को हर किसी आम इंसान की जुबान तक पहुंचाना होगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस तरह तुम खेलते हो तुम्हें उसी तरह खेलते रहना है। झींगा तुम्हारी पहचान है, तुम्हें अपनी पहचान को नहीं भूलना है। इसके बाद डीको नेशनल टीम के साथ खेलने के लिए चला जाता है। ये साल 1957 होता है। वहाँ पहुंचकर डीको देखता है कि जिस लड़के के साथ बचपन में उसका झगड़ा हुआ था, जो उसे बचपन से अब तक बुली करता आ रहा था, वो भी इस टीम में सिलेक्ट हुआ था। इस वजह से डीको की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। उस लड़के को देखते ही डीको नर्वस हो जाता है। साथ ही नेशनल टीम का कोच भी डीको को बताता है कि तुम्हें नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। उस टेक्निक के साथ तुम मेरी टीम में नहीं खेल सकते।
तुम्हारी टेक्निक बहुत ही पुरानी है। अब नेशनल टीम के साथ डीको के मैच शुरू होते हैं, लेकिन वो नई टेक्निक के साथ परफॉर्म नहीं कर पाता। इस बात से डीको बहुत उदास होता है। वो जब अपनी टेक्निक के साथ खेलने की कोशिश करता है, तभी उसे एक प्लेयर पुश करता है, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है। वो नीचे गिर जाता है, उसके घुटने का एक मसल टेयर हो जाता है और अब उसे चलने के लिए स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। डीको अपने घर पे कॉल करता है और उन्हें अपने जख्मी होने के बारे में बताता है। ये बात सुनकर उसकी मदर बहुत दुखी हो जाती है। डीको को लग रहा था कि अब वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, इसलिए उसकी मदर उसे कंफर्ट करती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और डीको धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। अब वो अपनी टीम के साथ 1958 में स्वीडन आ जाता है, जहां पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला था। ब्राजील की टीम किसी तरह अपना पहला मैच जीत जाती है, लेकिन आगे के मैचेस जीतने के लिए उन्हें डीको की बहुत जरूरत थी। इसलिए कोच उसे जख्मी हालत में ही प्रैक्टिस करने के लिए ले आता है, लेकिन अभी भी वो खेलने के लिए तैयार नहीं था। अगले मैच में उनके 3 प्लेयर जख्मी हो जाते हैं, जिस वजह से डीको को जख्मी हालत में ही वर्ल्ड कप का मैच खेलने का मौका मिलता है। उनका मैच यूएसएसआर के साथ होता है, लेकिन इस मैच में डीको नई टेक्निक के साथ खेलने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे उसके कोच ने कहा था, और इसी वजह से वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इस बात से सभी लोग दुखी होते हैं और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कोच से डांट सुननी पड़ती है। अब डीको उस लड़के से मिलने आता है जो बचपन में डीको को बुली करता था, जिसे डीको अपना कंपटीशन मानता था। डीको उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, इसलिए तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा और हमारी टीम को जिताना पड़ेगा। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि तुम मुझसे अच्छा खेलते हो, लेकिन तुम अपने आप से लड़ रहे हो, तुम अपने आप को नहीं पहचान रहे हो। तुम्हारी ताकत झींगा है और इस वक्त ब्राजील को झींगा की बहुत जरूरत है। इसके बाद डीको को फ्रांस के साथ सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलता है और इस सेमीफाइनल में डीको नई टेक्निक पूरी तरह से भूल जाता है और अपनी टेक्निक यानी झींगा स्टाइल में खेलता है। और इस सेमीफाइनल में डीको झींगा की मदद से 3 गोल करता है और वो 16 साल की उम्र में सेमीफाइनल में 3 गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन जाता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसका बाप और उसके गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो लोग खुशियां मनाते हैं और अब फाइनल में उन्हें स्वीडन के साथ खेलना था। स्वीडन को इस दुनिया की सबसे रफ टीम माना जाता था और स्वीडन ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्राजील स्वीडन को हरा देगा। इसीलिए कोच अपनी टीम के पास आता है और उनसे कहता है कि अब की बार मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किस तरह खेलना है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्राजील की पहचान झींगा है और झींगा की हमें इस वक्त बहुत जरूरत है। मैं गलत था क्योंकि मैं तुम्हें स्वीडन की तरह खेलने के लिए कह रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि झींगा हमारी ताकत है और झींगा की मदद से ही हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस दिन फाइनल होता है उस दिन डीको अपने फादर की दी हुई शर्ट पहनता है जिसके पीछे पेले लिखा हुआ था। वो अपने साथियों से उसे पेले बुलाने के लिए कहता है। फाइनल शुरू होता है और पहले 4 मिनट में ही स्वीडन गोल करता है, जिससे सभी लोग उदास हो जाते हैं। स्वीडन के प्लेयर्स पेले यानी डीको को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो उसे जख्मी भी करते हैं, लेकिन तभी डीको को अपने फादर की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारा नाम पेले हर किसी जबान पर होना चाहिए। इसके बाद डीको स्माइल करता है और फील्ड पर आगे बढ़ता है। सभी लोग अपनी नजरें उसी पर टिकाए हुए थे। उन्हें पता था कि वो इस बार ब्राजील को नहीं हारने देगा। और अब ब्राजील में सभी प्लेयर्स झींगा स्टाइल में खेलते हैं। ब्राजील की टीम 2 गोल करती है और तीसरा गोल खुद डीको यानी पेले करता है। तभी फाइनल विसल बजती है और इसी के साथ ब्राजील इतिहास रच देता है। वो लोग वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। सभी लोग खुशी से रो रहे थे और सभी लोग पेले का नाम चिल्ला रहे थे। 8 साल की उम्र में डीको ने जो अपने फादर के साथ वादा किया था कि वो ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताएगा, आज वो वादा उसने पूरा कर दिया था। यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है, लेकिन मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि 1961 में ब्राजील के प्रेसिडेंट ने पेले को नेशनल ट्रेजर घोषित कर दिया था। आज भी पेले अकेला एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में गोल किया और उसे जीता। इसके बाद पेले की वजह से ब्राजील की टीम ने 1962 और 1970 में भी वर्ल्ड कप्स जीते। आज भी पेले एक ऐसा अकेला खिलाड़ी है जिसने 3 वर्ल्ड कप्स जीते। पेले को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी से एथलीट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। वहीं 1958 यानी पेले के आने के बाद से ब्राजील की झींगा स्टाइल को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया। यानी पेले ने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी झींगा टेक्निक ओल्ड फैशन नहीं है, बल्कि झींगा स्टाइल उनकी ताकत है
और उनकी पहचान है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।